हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके ना सोशल साइंस के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसको ऑफिशियली सीबीएसई ने क्या किया आपका रिलीज किया था। तो आज हम लोग देखेंगे आपके सैंपल पेपर के डिस्कशन को, मोस्टली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके क्या होंगे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपके। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इन जनरल आपके कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियरली आपको पता होना चाहिए। जैसा कि देखो, आप लोगों को पता भी है सोशल साइंस में क्या आपके ना मेनली 4 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 4 आपके सब्जेक्ट है। तो उसी के बेसिस पर क्या है आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, उनको हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। देखो, जैसा नॉर्मली आपका 3 आवर्स का आपको टाइम पीरियड होता है, आपका 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होगा। ये तो इन जनरल चीजें सबको पता है आपके। अब देखो यहाँ पर है क्या मेनली, देयर आर 38 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर में, सोशल साइंस के अंदर में 38 है ना। कितने मिलेंगे आपको, तो 38 क्वेश्चन मिलेंगे एंड ऑल क्वेश्चन क्या आपके ना कंपलसरी है, यानी कि 38 के 38 सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखो नेक्स्ट आपका बोला, जैसा कि नॉर्मली हम लोग पहले भी डिस्कस अभी हमने बताया आपको कि जो सोशल साइंस का आपका पेपर है, ये टोटल आपके ना 4 सेक्शन में क्या होगा, डिवाइड होगा। जिसमें सेक्शन ए में आपको हिस्ट्री है, सेक्शन बी के अंदर आपको ज्योग्राफी मिलेंगे, सेक्शन सी में आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप नॉर्मली क्या हम लोग जानते हैं तो सिविक्स भी कह लेते हैं, एंड जो सेक्शन डी हमारा है जो लास्ट आपका ऑफ कोर्स, उसके अंदर हमें इकोनॉमिक्स देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्शन क्या होगा आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा, हिस्ट्री आपका 20 नंबर, ज्योग्राफी आपके 20 मार्क्स को कैरी करेंगे। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स, ये भी आपके कंप्लीटली क्या करेंगे, 20 मार्क्स को आपके कैरी करेंगे। आगे देखो बोला आपका ईच क्वेश्चन इज ऑफ ईच सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स एंड हैज एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अभी अभी क्या हुआ है आपका, तो पिछले साल से आपका न्यू इंट्रोड्यूस किया गया आपका सीबीएसई के द्वारा, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो बोला है वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ये 2 मार्क्स कैरी करेंगे आपके। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, ये हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स को कैरी करेंगे। इसके अलावा जब आप बात करोगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो ये आपके 5 मार्क्स क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर कैरी करने वाले हैं। इसके अलावा वर्ड लिमिट आपको देखो मेंशन भी है कि कितने वर्ड लिमिट में आपको लिखने हैं। और जहां तक देखो हम ना बात करेंगे आपके किसके बारे में सर, सीबीक्यू यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ये 3 सब क्वेश्चंस होंगे आपके एंड हर एक क्या करेंगे आपके 4 मार्क्स को कैरी करेंगे। क्लियर है। आगे देखो 2 क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड भी देखने को मिलेंगे, तो मैप बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होंगे आपको 5 मार्क्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे, जिसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इन सेक्शन ए में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से आपको देखो मिली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और नॉर्मली आपको हिस्ट्री में क्या करना है, प्लेस को पॉइंट करके बता देना है, ये भी आपका मेंशन रहेगा, स्टेटमेंट आपके लिखे रहेंगे, उस स्टेटमेंट के बेस पर मैप में आपको क्या रहना है, उस प्लेस को लिख करके मार्क कर देना है। वहीं बात करेंगे सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आपका 19 नंबरों का ज्योग्राफी का, और ये 3 मार्क्स क्या करेगा आपका कैरी करेगा। इसके अलावा आपका ओवरऑल चॉइस आपको क्या है आपका नहीं है क्वेश्चन पेपर में। However, an internal choice has been provided in few question। जैसा मैंने देखो पहले बताया आपको ना, ऑल क्वेश्चंस आपके ना कंपलसरी हैं, कोई चॉइस आपको नहीं मिला कि 1 को छोड़ करके 2 बना सकते हो। हाँ, हालांकि बोला यहाँ पर देखो मेंशन भी किया है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेंगे, तो इंटरनल आपको ना ऑप्शन मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन आपका 5 है, तो 5A हो सकता है और 5B हो सकता है। कहने का देखो मतलब यहाँ पर है कि हमको 5 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन 5A और B ये दोनों में से आपकी पसंद है, आप जो चाहो बना सकते हो। तो इस तरह का आपको चीजें देखने को मिलेगा। क्लियर है। बाकी यहाँ पर सिंपल आपका है जो आपके नोट या सिंपल बोला गया सेपरेट क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए उतना काम का ये है नहीं। क्लियर है। देखो आज हम लोग करेंगे क्या, देखो तो इस वीडियो में हम लोग आपके ना आज 2 सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन ए हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे एंड सेक्शन बी आपका जो ज्योग्राफी है उसे हम लोग क्या करेंगे आपके तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सेक्शन ए जो कि हमारा हिस्ट्री का है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
देखो पहला ही क्वेश्चन आपका मैच दी फॉलोइंग से दिया गया है। देखो कॉलम 1 में बोला गया है आपका फ्रेडरिक सॉरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एंड लास्ट आपका बोला है सोरियस यूटोपियन विजन। तो ये आपका कॉलम 1 है, इधर आपका कॉलम 2 है। आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को साथ में क्या कर लेना है आपको, तो यहाँ पर आपको उन सभी को एक साथ में मैच कर लेना है। 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ही, तो हम लोग पहले ना ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलो एक ऑप्शन देखो थोड़ा सा नीचे चला गया आपका। देखो अब यहां से पहले ना हम लोग बात करते हैं। देखो पहला आपका क्या हो जाएगा आपका, तो फ्रेडरिक सॉरी हो जाएगा। अब जैसे आप ये पढ़ोगे आपको पता चलता है हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच, आपको ना फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें मिल जाएंगी आपको देखने को। तो फ्रेडरिक सॉरी क्या थे, आपके एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे सर ये हमारे, तो ये हमारे ना एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। यानी कि हमको देखो कंफर्म पता है ए का क्या होता है आपका 4 होगा। अब यहाँ पर देखो पॉइंट में ऐसे लिख क्यों रहा हूं, देखो कई बार क्या होगा ना, जब इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हाईली चांस ये हो सकता है कि आपको इन चारों का आंसर क्या हो नहीं पता हो। तो हम वहां पर क्या करेंगे सर, ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप क्या कर सकते हो, बहुत हद तक अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप आंसर पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो हमने ए का 4 किया है, तो सर ए का 2 ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 में भी ए का 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। ए का 4 देखो यहाँ भी मेंशन है। अब देखना है आपको, देखो अब हमको बी में नहीं देखेंगे। हम क्यों नहीं देखेंगे सर बी में, क्योंकि बी में बी का 1 यहाँ भी बोला जा रहा है सर, बी का 1 यहाँ भी बोला जा रहा है। हमको क्या देखना है, सी और डी में दोनों में डिफरेंट है। तो हो सकता है आपको सी आता हो या डी आता हो, आपको जो आता है आप उससे क्या कर लोगे, इसको चेक कर लोगे। तो हम लोग सी को ही पहले देख के चलते हैं। देखो सी में क्या बोला है आपका, फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या बोला है आपका, फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि हमको कंफर्म पता चल गया सर सी का सेकंड होगा। जब सी का सेकंड करेंगे तो ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको सारे आंसर आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सारे आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप इस तरीके से क्या करोगे, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो सेकंड नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कितना आसान है आप देख करके ही समझ जाओगे। एक पिक्चर आपको दिया है ना, आइडेंटिफाई एंड नेम द लीडर इन विच इन शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। बहुत ही आसान है, पिक्चर आपको यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर लीडर है, आपको इनका नेम बता देना है। ये लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे या राजा राम मोहन रॉय। तो बहुत आसानी से आप बता पाओगे। इसलिए जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं ये बाल गंगाधर तिलक की है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अच्छा इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था, स्लोगन था, उसको याद रख लेना। इन्होंने देखो बोला था आपका फ्रीडम इज माई, है ना, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना, एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, इनका बहुत फेमस क्या है आपका स्लोगन है। कहने का देखो इन्होंने सिंपल बोला कि आजादी मेरा क्या है भाई, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, हासिल करके रहूंगा। क्लियर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड में। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू। ये तो बहुत ही आसान है। देखो 19th सेंचुरी में जो पीपल फ्लेड करते हैं यूरोप में फॉर अमेरिका के लिए, आपका वो किस कारण से करते हैं। क्या होता है आपका, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डेडली डिजीजेस, ये आंसर है। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, नहीं सर ये तो नहीं है। कंटिन्यूअस वॉर्स एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये भी रीजन गलत हो जाएगा आपका। हार्श क्लाइमेट एंड रिपीटेड नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत। तो सही आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि देखो क्या हो चुका था आपका, तो पॉवर्टी बहुत बढ़ चुकी थी, डेडली जो डिजीज थे आपको बहुत ज्यादा आपके बढ़ चुके थे, इस कारण से इन्होंने क्या किया था, आपका फ्लीट किया था, यहाँ से इन्होंने मूव ऑन किया था। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, लुइस सेबेस्टियन मेर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर
tyrants of the world tremble before the virtual writer who are referred to as tyrant in this context। बहुत ही आसान से आपका ना tyrant यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं आपके किनको रिफर कर रहे हैं। देखो पहला आपका है एजुकेटेड क्लासेस हु वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, या फिर आपका एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की एंड चर्च, ऑथर्स ऑफ द न्यू बुक्स, या फिर आपके प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पर देखो जो रिफर किया जा रहा है आपके टायरेंट से कॉन्टेक्स्ट में किसको किया जा रहा है आपके जो एब्सोल्यूट्स क्या थे आपके इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे आपके मोनार्की हो गए या फिर आपके चर्च हो गए। क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या कौन सा करेक्ट होगा आपका, तो बी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है आपका द सिल्क रूट वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एनी 2 एग्जाम्पल्स। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन 5B को भी पढ़ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर बोला आपका समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एनी 2 एग्जाम्पल्स। क्योंकि देखो 2 नंबर का ही आपका है, तो 2 आप एग्जाम्पल दोगे मोर देन क्या रहेगा आपका सफिशियंट रहेगा। अब देखो पहले ना हम लोग बात करेंगे अपने 5A के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके ना 5A के बारे में। देखो 5A में बोला क्या आपका, देखो मेन हमारा पार्ट क्या है इसके अंदर में, सिल्क रूट है। सिल्क रूट क्या आपका एग्जाम्पल था आपका प्री मॉडर्न ट्रेड एंड आपके ना कल्चर लिंक्स का, जो कि अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में आपको क्या होते देखने को मिलते थे। अभी हम लोग कैसे समझेंगे, देखो बहुत ही इसका सिंपल आंसर हम लोग क्या देखेंगे। देखो चाइनीज पॉटरी के बारे में बात करोगे। देखो अगर आप ना बात करते हो किसके बारे में, देखो चाइनीज जो पॉटरी थी आपकी है ना, चाइनीज पॉटरी के बारे में आप बात करते हो, या फिर आप जब बात करते हो किसके बारे में सर, टेक्सटाइल्स के बारे में, या फिर हम बात करते हैं स्पाइसेस के बारे में। समझना बड़े ध्यान से। देखो जो चाइनीज आपकी पॉटरी थी, टेक्सटाइल्स थे आपके, या फिर आपको जो स्पाइसेस देखने को मिलते हैं वो फ्रॉम इंडिया, कहाँ से आपके, तो फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया है ना। कहाँ से आपके सर, फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया है ना। फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से कहां पर जाते थे आपके, इस सिल्क रूट के थ्रू ही क्या करते थे आपके है ना, ट्रेवल करते थे आपके कहां पर, यूरोप में है ना। ट्रेवल कहां करते थे आपके, तो चाइनीज जो पॉटरी आपके हैं, टेक्सटाइल स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट है ना, साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या करते थे आपके, सेम सिल्क रूट से ही क्या करते थे आपके ये ट्रेवल करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आपके कुछ प्रीसियस मेटल्स के बारे में है ना, अगर आप कुछ बात करते हो अपने जो प्रीसियस आपके ना मेटल्स वगैरह थे है ना, जो कीमती आपके ना मेटल्स थे, स्टोन्स वगैरह के बारे में अगर आप बात करते हो, ठीक है, गोल्ड सिल्वर हो गए आपके है ना, क्या हो गए आपके, तो गोल्ड हो गए, गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या करते थे आपके, तो ये यूरोप से क्या करते थे आपके, ट्रैवल करते थे आपके एशिया में है ना। ये क्या करते थे आपके, यूरोप से आते थे कहाँ पे, तो ये यूरोप से आपके कहाँ आते थे, एशिया में। कैसे आते थे, तो इस सिल्क रूट के थ्रू ही आपको क्या होता था, ये देखने को मिलता था। तो पहला पे एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा सेकंड जब पॉइंट के बारे में आप बात करोगे, तो अगला पॉइंट हम लोग देखो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आपका, जैसे अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो जो अर्लियर क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी क्या करते थे आपके इसी रूट से आए थे। जैसे देखो जो अर्ली जो क्या थे आपके क्रिश्चियन मिशनरीज थे है ना, अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, ट्रेवल्ड टू सेम रूट। ठीक है, जो अर्ली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो अपने धर्म को क्या करने आए थे, अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए आए थे आपके, वो भी कहां से ट्रैवल किए थे आपके, तो सिल्क रूट के थ्रू इन्होंने क्या किया था आपका, ट्रैवल किया था। ठीक है, इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ट्रेड एंड कल्चर आपको देखने को मिल रहा था है ना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ट्रेड एंड कल्चर आपको देखने को मिला इस रूट के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल एक बात करोगे ना, तो आपको देखो पता चलेगा बौद्धिज्म के बारे में है ना। जब आप बौद्धिज्म के बारे में बात करोगे तो आपको अच्छे से पता है बौद्धिज्म का जो स्टार्ट है वो कहाँ से हुआ था, इंडिया से हुआ था सर। जो बौद्धिज्म आपका स्प्रेड हुआ इंडिया से
है ना, बौद्धिज्म क्या होता है आपका, स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू क्या हुआ आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको स्प्रेड होते देखने को मिला। सर ये भी कहां से हुआ, तो स्टार्टिंग इसकी भी हमें देखने को मिली सिल्क रूट के थ्रू क्या हुआ था, ये आपके अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है वो पहुंचता है। क्लियर, तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे इस पॉइंट के थ्रू मेंशन कर पाओगे। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 का बी में। देखो 5 का बी में बोला है आपका समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। देखो कई बार हमें देखने को मिलता है ना कि न्यू क्रॉप्स होते हैं आपके, वो लाइफ एंड डेथ का जो आपका डिफरेंस है उसे वो क्या करते हैं आपका, है ना, उसको बनाते हैं आपके। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पर बात करोगे आप ना, समटाइम्स, देखो इसको ध्यान से लिखेंगे पहले, तो देखो पहले अगर बात करेंगे पहला पॉइंट इसके अंदर में, समटाइम्स, है ना, न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज, है ना, याद आ गया आपको पोटैटो जो हमने स्टोरी में क्या किया था चैप्टर के अंदर एसएसटी में कवर भी किया हुआ है आपका। तो यहाँ पर आप बात करेंगे, देखो समटाइम्स न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन, है ना, न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है ना, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो न्यू क्रॉप्स होते हैं जस्ट लाइक पोटैटोज आपके, वो लाइफ एंड डेथ के बीच में क्या करते हैं आपके डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे इट वाज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो, है ना, इट वाज, ठीक है ना, इट वाज विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो, ठीक है ना, हम्बल क्या हो जाएगा हमारा पोटैटो। अब देखो होता है क्या ना कि जो पोटैटो का क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, तो जो पोटैटो का जो इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो जब वहां पर क्या होता है आपका, तो पोटैटो का जब इंट्रोडक्शन होता है आपका, तो यूरोप में जो पुअर्स थे, है ना, यूरोप के अंदर में क्या थे आपके, यहाँ पर पॉइंट में मेंशन करता हूँ आपका, देखो यूरोप के अंदर में देखो जो क्या थे आपके पुअर्स थे, जो गरीब लोग थे, बिगिन टू ईट, है ना, बिगिन टू ईट पोटैटोज, है ना, उन्होंने क्या किया अपना आलू खाना क्या कर दिया आपका शुरू कर दिया, जिससे उनकी जान क्या होने लगी, बचने लगी, क्योंकि इससे पहले वहां पर क्या हो रहे थे, तो भूख के कारण लोगों की क्या हो रही थी, बहुत ही ज्यादा उनकी जाने जा रही थी। तो ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर, ये भी एक पॉइंट मेंशन कर देना, ईट बेटर, है ना, क्योंकि उनको खाना मिलने लगा, सो ईट बेटर, अब क्योंकि अच्छा खाएंगे तो जाहिर सी बात है ना लंबा क्या करेंगे, जिएंगे, सो ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर, ये पॉइंट आप यहां पर मेंशन करोगे। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड देखो पॉइंट यहां पर आप मेंशन कर सकते हो आपका, आयरलैंड पीजेंट्स बिकम, है ना, आयरलैंड का एग्जांपल हम लोग यहां पर लेके चलेंगे। सो आयरलैंड पीजेंट्स, ठीक है, आयरलैंड के देखो जो पीजेंट थे इनके साथ में क्या कहानी होती है, सो आयरलैंड पीजेंट्स became so dependent on peat, है ना, आयरलैंड peasants became so dependent, ठीक है ना, became so dependent on potatoes। मतलब देखो बोला क्या ना कि देखो आयरलैंड के जो किसान थे, जो मिलने गरीब किसान थे आप कह सकते हो, तो वो ना अपने खाने के लिए समझ लो तो एक तरह से ना क्या हो गए, पोटैटोज पर डिपेंडेंट हो गए कि भैया खाना है तो क्या खाना है, पोटैटो ही खाना है। एक तरह से स्टेपल फूड के अंदर में क्या होने लगा, उनका वो काउंट होने लगा। क्लियर है। और इस तरह से क्या होता है आपका, तो पोटैटोज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय डिजीज, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स डाइड ऑफ स्टारवेशन। यहाँ पे एक पॉइंट समझना, अब क्योंकि देखो इनकी डिपेंडेंसी क्या हो गई पोटैटोज पर बहुत ही ज्यादा हो गई, तो हुआ क्या था आपका, जब मिड हम लोग 80s की बात करेंगे यहाँ पर आपके, है ना, जब बात करते हो आप किसके बारे में, तो जब हम लोग बात करते हैं मिड आपके 1840s में, ठीक है, जब 1840s के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो पोटैटो का जो क्रॉप्स होता है ना, पोटैटो क्रॉप्स क्या होता है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, पोटैटोस क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय डिजीजेस, मतलब बीमारी वगैरह लग गई आपके क्रॉप्स के अंदर में,
तो वो जो क्रॉप्स हो आपके पोटैटो क्रॉप्स था आपके अंदर डिस्ट्रॉयड हो गए। तो स्टारवेशन के कारण है ना, भूख मरी की भूख के कारण आपकी है ना, स्टारवेशन के कारण हमें देखने को मिलता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पर क्या करते हैं आपके, तो डाइड होते हैं। क्यों डाइड होते हैं सर? क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी बन चुकी है, अब किस पर बन चुकी है आपके, तो पोटैटोस पर बन चुकी है। क्योंकि जब आलू का जो फसल वो खराब हो गया तो हजारों लोगों की क्या चल गई, भूख के कारण में जान चली गई। सोचो इतने डिपेंडेंसी उनकी क्या हो गई थी, पोटैटोस के ऊपर में हो चुकी थी। तो कहीं पर आपको लाइफ दे रहा है, कहीं पर ये डेथ का भी लिंक बना रहा है आपका। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। देखो इसमें बोला गया आपका वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब ये देखो आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़े हैं आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत जो राष्ट्रवाद आया है आपका, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई वो किसी एक चीज के थ्रू नहीं आई है। उसके लिए हमें क्या देखने को मिलता है सर, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। उन सभी ने क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले किया है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या आपका रोल प्ले किया है, जिस कारण से इंडिया के लोगों में आपका एक सेंस ऑफ क्या हमें देखने को मिला, नेशनलिज्म इन इंडिया देखने को मिला। इसको आप स्टेटमेंट को आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। देखो पहले अगर हम ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन करेंगे, फिगर ऑफ इमेज, है ना। पहला तो आप मेंशन क्या कर लोगे सर, एक फिगर और इमेज, है ना, एक क्या बना है, फिगर और इमेज एक क्रिएट हुआ इनके माइंड में। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो जो फिगर और इमेज के बारे में आप बात करोगे ना, तो वो फिगर और इमेज हमें किन की देखने को मिलती है, तो वो फिगर और जो इमेज ये अपने आप को ना एसोसिएट करते हैं। अब जैसे में भारत को ना आजाद कराना है तो उन्होंने अपने कंट्री को, भारत को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, भारत माता से। उन्होंने एक तरह से फिगर बना लिया अपने कंट्री का, भारत माता का क्या बन गया उनके माइंड में, इमेज क्या हो गया, क्रिएट हो गया, फिगर कहीं ना कहीं आप कह लो क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया। तो ये पहला एक पॉइंट आप यहाँ पर इसको एलाबोरेट करके लिख सकते हो। अब ये जो भारत माता की जो इमेज के बारे में आप बात करोगे, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलेंगे, पॉइंट देखने को मिलेंगे। पहला देखो, पहले अगर हम ना बात करेंगे सर, ये जो इमेज है ये क्रिएट किन्होंने किया था, है ना। इस इमेज के बारे में जब बात करोगे तो पहला आपको याद रखना है, ये जो इमेज है इसको क्रिएट किन्होंने किया था आपका, तो नेम याद रख लेना आप, बंकिम चंद्र, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, बंकिम चंद्र क्या हो जाएंगे आपको, चट्टोपाध्याय। और इसकी जो पेंटिंग है, पेंटिंग किन्होंने की थी आपकी, तो इस पेंटिंग का भी नाम याद रख लेना है आपको, ठीक है ना। पेंटिंग के बारे में बात करेंगे तो पेंटिंग इसकी की गई थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा की गई थी आपकी, तो पेंटिंग रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिन्होंने क्या किया, हमारा नेशनल एंथम भी क्या लिखा है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये पहला पॉइंट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, फिगर और इमेज के थ्रू। दूसरा अगर आप पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो, सेकंड देखो पॉइंट हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन करोगे अच्छे से। और सेकंड पॉइंट में आपको बताना है सॉन्ग्स का। सेकंड में हम लोग क्या इसका जिक्र करेंगे, आपके सॉन्ग्स का हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। अब सॉन्ग्स में देखो मेनली क्या, जैसे सॉन्ग्स के बारे में आप बात करोगे तो एक सॉन्ग आपको देखने को मिलता है ना, वंदे मातरम का, ठीक है ना, वंदे मातरम। अब ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसको लिखा किन्होंने था आपका, ये देखो आप देखोगे ना यहाँ पर एक नोवेल आपकी है ना, ठीक है, एक नोवेल हमें देखने को मिलती है बंकिम चंद्र चटर्जी की आपकी, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो आपका। तो वहीं की उनके क्या लिया गया आपका ना, वहीं से लिया गया आपका आनंद मठ आपका है, वहीं से इसको नोवेल से लिया गया है। तो पहले तो पॉइंट याद रखना, ये जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम हमने लिया कहाँ से है सर, एक नोवेल से लिया गया है आपका। और वो नोवेल कौन सा है आपका, आनंद मठ, ठीक है ना, आनंद मठ आपका नोवेल है, उससे लिया गया है। और इसको लिखा किन्होंने, तो सेम पर्सन है, लिखा है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया है आपका, इसको लिखा है। इस बात को भी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब देखो हुआ क्या था ना, जब इंडिया में क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट चलता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे जानने को मिलेगा कि क्या होता है आपके ना 1905 में, कब आपका सर 1905 में बंगाल का क्या होता है, सेपरेशन होता है। 1905 के अंदर हमें देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ क्या होता है आपका ना, बंगाल होता है 1905 के अंदर में। तो इसके बाद क्या चलता है आपका, एक मूवमेंट चलता है हमारे कंट्री में, एंड उस मूवमेंट को हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो हमारे कंट्री में सर इसके बाद एक स्वदेशी मूवमेंट चलता है ना। कौन सा मूवमेंट आपका, तो स्वदेशी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कंट्री में। एंड इसी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में क्या होता है आपका, तो वंदे मातरम सॉन्ग क्या होता है आपका, गाया जाता है ना। वंदे मातरम का आपका सॉन्ग है, इस सॉन्ग को क्या किया जाता है, गाया जाता है। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर ना मैं ऐड करता हूँ, आप इसको क्या कर लोगे, अच्छे से नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 89 जो वंदे मातरम सॉन्ग आप देख रहे हो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, ये जो वंदे मातरम है ये हमारा क्या आपका नेशनल सॉन्ग भी है। अभी के करंट टाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वंदे मातरम क्या है सर, हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और यहाँ से देखो एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखना है जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया आपका, 1896 में आपके कांग्रेस सेशन में, है ना। कांग्रेस के सेशन में आपको 1896 के अंदर में ये पहली बार क्या हुआ था आपका, गाया गया था। अच्छा ये कांग्रेस का सेशन हुआ कहाँ पर था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सर, ये कांग्रेस का सेशन हमारा उस समय 1896 में कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है, तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर क्या करनी है, एड ऑन करनी है, मेंशन करनी है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे आपके जो फ्लैग्स वगैरह आपको क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, है ना। फ्लैग आप देख लोगे, है ना। जैसे फ्लैग के बारे में मैं क्या करता हूँ ना, अलग से एक आपको बना देता हूँ, लिख लेते हैं हम लोग अलग से। देखो एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हो कि फ्लैग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको यहाँ पर रोल देखने को मिलता है ना। क्या आपको, तो फ्लैग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको रोल देखने को मिलता है। और जब रोल के बारे में ना बात करेंगे हम लोग स्पेशली जब फ्लैग के बारे में, देखो जब बंगाल में क्या चला आपका, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। बंगाल में क्या चला आपका, ठीक है, जब बंगाल में हमें देखने को मिलता है आपका स्वदेशी मूवमेंट 1905 के दौरान आपका, तो जब बंगाल में आपका स्वदेशी मूवमेंट चला उस समय एक झंडा भी हमें देखने को मिलता था, ट्राई कलर का होता, तिरंगा था आपका उस समय भी। सो ट्राई कलर आपका उस समय एक फ्लैग हमें क्या होता है देखने को मिलता है। और ये जो आपका देखो जो ट्राई कलर था आपका, जो फ्लैग था आपका, ये कैसे कलर का था आपका, रेड ग्रीन एंड येलो था उस समय। देखो जो फ्लैग आपको देखने को मिलता था ट्राई कलर का, वो कैसा होता था आपका, रेड ग्रीन एंड कलर क्या होते थे इसको, तो रेड ग्रीन एंड येलो कलर में आपको ये देखने को मिलते थे, ठीक है ना। रेड ग्रीन एंड येलो, आप कमेंट में बता देना भाई कि अभी जो आपको फ्लैग देखने को मिलता है उसके 3 कलर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेन आपका ये 3 कलर क्या होता है आपको वहां पर देखने को मिलता है। और इसमें अंदर एक स्पिनिंग व्हील भी सेंटर में, अच्छा ये तो 3 कलर आपको देखने को मिलते हैं। वही जब बात करेंगे ना सेंटर में, इस फ्लैग के सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्पिनिंग व्हील देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलता है हमें सर, स्पिनिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लैग में क्या होते हैं आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, एक स्पिनिंग व्हील आपको देखने को मिलता है जो कि क्या करता है आपके, तो गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, सो गांधीयन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। गांधीयन आइडिया को क्या कर रहे हैं आपके, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गांधीयन आइडिया किस चीज का आपका, तो सेल्फ हेल्प का, है ना। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, हमें अपनी मदद के लिए दूसरे के भरोसे क्या करना है, नहीं बैठना है। जैसे एग्जाम में आपको खुद मेहनत करने, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पेपर लिखने आप जाओगे, आपके बदले कोई दूसरा क्या करेगा भाई, पेपर लिखने नहीं जाएगा। क्लियर है। तो जब मार्च करते थे आपके, जब देखो जब मूवमेंट वगैरह चलते थे आपके, तो फ्लैग को लेकर के आपके ना मार्च वगैरह किया करते थे, तो इससे भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग आपको क्या होती है, इमर्ज होने को हमें देखने को मिलती है, आती है। इसके अलावा एक और आप मेंशन कर सकते, चौथा पॉइंट है फोल्कलोर का,
है ना, फोल्कलोर, जो आपके फोल्कलोर कहने का मतलब देखो सिम जो लोकगीत आपके हुआ करते जिस लैंग्वेज में, मतलब जो लोकल पीपल थे वो जिस लैंग्वेज को बोलते, जो बोलियों को बोला करते थे आपके, उस लैंग्वेज में अलग अलग सॉन्ग्स वगैरह बताए जाते हैं आपके कंट्री के बारे में, जिससे वहां पर कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, तो वहां से भी लोगों में क्या होता है आपका, तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हमें लोगों में देखने को मिलती है। क्लियर, आप इस पॉइंट को मेंशन कर लो। हालांकि 3 पॉइंट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, 3 नंबर का 3 पॉइंट आपके लिए मोर देन सफिशियंट भी होंगे। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी में। देखो इसमें बोला है आपका सॉल्ट मार्च के बारे में। सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोनिज्म, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजंस। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारे देखने को मिलते हैं, और स्पेशली आप नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को पढ़ोगे भी ना, तो मेनली आपकी जो बुक है उसमें स्पेशली 2 मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जो फर्स्ट आपका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, वो फर्स्ट आपका मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड जो सेकंड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है वो हमारा है सिविल डिसोबीडियंस, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 2 मूवमेंट पे स्पेशली क्या किया आपके चैप्टर के अंदर में फोकस किया गया है। और जब आप बात करो साल्ट मार्च के बारे में ना, तो इसके बाद ही क्या शुरू होता है हमारे कंट्री के अंदर में सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो बोला वही चीज है कि सॉल्ट मार्च क्या होता है, इफेक्टिव टूल ऑफ क्या बना, रेजिस्टेंस बना, किसके अगेंस्ट में, आपके कोलोनिज्म के अगेंस्ट में। इस स्टेटमेंट को आपको ना क्या करना है, आपको बताना है, एनालाइज करना है कुछ सुटेबल रीजंस के साथ में। देखो सबसे पहले ना अगर हम लोग बात करते हैं आपके किसके बारे में, सॉल्ट मार्च के बारे में, अगर मैं आपको कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्या करता हूँ ना पॉइंट्स अगर मैं आपको बता दूं। देखो सॉल्ट मार्च के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या होता है आपका, तो साबरमती से कहाँ, देखो महात्मा गांधी का मूवमेंट था आपका, महात्मा गांधी इसको स्टार्ट किया था कहाँ से, आपके साबरमती से, कहाँ पर आपके, तो दांडी में, साबरमती टू दांडी क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को आपका स्टार्ट किया था, पैदल चला था महात्मा गांधी ने। टोटल जब इस मूवमेंट के बारे में आप बात करोगे ना, जो सॉल्ट मार्च आपका होता है, तो सॉल्ट मार्च आपको टोटल 24 डेज तक क्या होता है आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर कितना डिस्टेंस आपका कवर किया गया था, याद रखना है 240 माइल्स क्या किया गया था, आपका डिस्टेंस कवर किया गया था। अगर किलोमीटर के बारे में आप बात करते हो सो 385 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, कवर किया गया था। बात करेंगे सर ये दांडी मार्च जो आपका स्टार्ट कब हुआ, दांडी मार्च कह लो, साल्ट मार्च कह लो, स्टार्ट कब हुआ था, तो याद रखना है आपका 12 मार्च को आपका ये स्टार्ट होता है। और ये कब तक, फाइनली महात्मा गांधी क्या करते हैं, 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ क्या करते हैं आपका, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके क्या करते हैं, कंट्री के अंदर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट भी आपको याद रख लेना है कि इस सॉल्ट मार्च में महात्मा गांधी के साथ क्या होते हैं, आपके 78 फॉलोअर्स थे। महात्मा गांधी के साथ उनके कितने फॉलोअर्स यहाँ पर थे हमारे सर, 78 फॉलोअर्स महात्मा गांधी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर एक फीमेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें सरोजिनी नायडू भी क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती हैं। फाइनली 6 अप्रैल को महात्मा गांधी क्या करते हैं, दांडी पहुंचते हैं, समुद्र का पानी बॉयल करके नमक बनाते हैं और सॉल्ट लॉ को क्या करते हैं आपका ब्रेक करते हैं। और इसके जस्ट बाद क्या होता है, कंट्री के अंदर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या होती है आपकी ना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर यही बोला कि सॉल्ट मार्च एक इफेक्टिव टूल बना, किसके अगेंस्ट में, आपके तो कोलोनिज्म के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। अभी कैसे आप क्या करोगे, इस पॉइंट को बताओगे, तो एक एक करके देखो। अगर पॉइंट के बारे में ना हम लोग बताना क्या करें, स्टार्ट करें। देखो होता क्या है ना कि उस समय हमारे कंट्री में एक वायसराय था, है ना, इस समय एक वायसराय था हमारे कंट्री में, और इस वायसराय का नाम था आपका लॉर्ड इरविन। वायसराय कौन था, देखो मैं पॉइंट्स बताता चलूंगा, आप इसको समझते चलना। देखो वायसराय थे हमारे लॉर्ड इरविन। अब क्योंकि उस समय लोग काफी परेशान थे, हर तरह से टैक्स वैक्स बढ़ रहा था आपका, तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा था। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं,
है ना। महात्मा गांधी यहाँ पर करते क्या है सर, तो महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को लेटर लिखते हैं। क्या करते हैं महात्मा गांधी, लेटर लिखते हैं लॉर्ड इरविन को, है ना। लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, जिसके अंदर महात्मा गांधी अपने 11 डिमांड्स मांगते हैं। 11 डिमांड्स करते हैं महात्मा गांधी। अब उन डिमांड्स के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन प्राइम फोकस किस पे है, सॉल्ट मार्च पे है। देखो महात्मा गांधी 11 डिमांड्स वहां पर करते हैं ना, उनमें एक डिमांड ये था कि अंग्रेजों ने क्या बोला था, अंग्रेजों ने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था आपका, तो सॉल्ट पर उन्होंने टैक्स को ऐड कर लिया था, और सॉल्ट का अंग्रेजों के पास क्या हो चुका था, मोनोपोली हो चुका था। मोनोपोली कहने का मतलब होता है आपका, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आपके एकाधिकार, है ना। मोनोपोली कहने का मतलब क्या है सर, हमारा एकाधिकार है। कहने का मतलब है कि अंग्रेज ने बोला कि भैया अगर आपको नमक खाना है, आपको नमक के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स सॉल्ट का प्राइस क्या होगा आपका, हाई होगा। आप सिंपल इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, अगर किसी चीज पर आप टैक्स ऐड करते हो तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस क्या होगा आपका, बढ़ेगा। सेम हमें यहाँ पर सॉल्ट पे देखने को मिला। अब उसमें होता क्या था ना कि कई ऐसे लोग थे आपके जो खुद नमक बना लेते थे। अंग्रेजों ने बोला कि अगर कोई भी इंडियन, हमारे अलावा नमक कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स बनाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे, ये राइट सिर्फ हमारे पास है। और अगर हमारे अलावा किसी ने सॉल्ट बनाया तो वो क्या होगा, इलीगल होगा, और पकड़ के उसको क्या करेंगे, मारेंगे तो मारेंगे अलग, जेल में भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब जाहिर सी बात, इससे बहुत लोग क्या थे आपके ना, परेशान थे। और महात्मा गांधी को एक आइडिया आया। महात्मा गांधी को देखो दिमाग में एक आइडिया आया, लेटर वगैरह इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ अपना लिख दिया। तो महात्मा गांधी को लगा कि देखो एक सही मौका है, मतलब हमको क्या करना है, लॉ ब्रेक करेंगे। अब अंग्रेज ने बहुत क्या करे, तबाही मचा दी, बहुत इन्होंने हद कर दिया भाई, अब कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को लगा ऐसा मैं क्या लॉ ब्रेक करूं जिससे पूरे कंट्री के लोग ना यूनाइट हो जाएं। तो महात्मा गांधी को दिखा, देखो सॉल्ट ये एकमात्र ऐसा चीज है ना जो अगर आपको सही से मिल रहा है तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे सॉल्ट में देखो पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर आपके खाने में नमक है, सही मात्रा में नमक अगर डाला गया आपके खाने में, आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जैसे नमक थोड़ा कम हो जाए या नमक ज्यादा हो जाए, आपको तुरंत ये बातें समझ में आ जाती हैं, भैया नमक कम या ज्यादा है। अब क्योंकि सॉल्ट पर टैक्स था, और नमक एक ऐसा चीज जिसको अमीर भी खाएगा, गरीब भी खाएगा, मतलब हर कोई खाएगा, वो किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो महात्मा गांधी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी, और महात्मा गांधी ने यहीं पर क्या किया आपका, तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, जिससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, पूरी कंट्री में लोग क्या होगा, यूनाइट हो गए, क्योंकि भाई नमक सबको चाहिए, तो यूनाइट हुए। और इसके बाद में हमें देखने को मिलता भी है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं आपके, तो अलग अलग पार्ट्स में मतलब ये मूवमेंट वगैरह चलता है, सॉल्ट लॉ महात्मा गांधी फाइनली ब्रेक करते हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के लॉ का क्या होता है आपका, तो बॉयकॉट के अंग्रेजों के लॉ को आपका ना ब्रेक किया गया था। देखो तो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट यानी कि हम लोग बात करते हैं सीडीएम के बारे में, तो सीडीएम का मतलब सिर्फ सॉल्ट ब्रेक नहीं करना था, या सिर्फ आपका सॉल्ट मार्च नहीं था। ये सॉल्ट एकमात्र ऐसा चीज था जिसको महात्मा गांधी ने लोगों को इससे क्या क्या यूनाइट किया। इसके बाद जो अंग्रेजों के भारत भर में जितने भी अलग अलग तरह के ना कानून थे, उसको अलग अलग तरीकों से लोगों ने क्या किया आपका, तोड़ा। जैसे अगर आप देखोगे ना तो बिहार में एक चौकीदारी कर होता था, जिसमें होता क्या था ना कि अंग्रेज क्या करते थे आपके, तो एक गांव पर क्या करते, एक चौकीदार को नियुक्त करते थे, अपॉइंट करते, और चौकीदार क्या करता था आपका, तो उस गांव का ना देखभाल करता था ताकि कहीं पर चोरी वोरी ना हो। तो जो लोग क्या करते पता है आपको, जो लोग टैक्स नहीं भरते थे ना, तो वहां पर क्या होता था, तो जो लोग टैक्स नहीं भरते थे अंग्रेज उनके घर में चोरी करवा देता था। तो इस तरह से लोगों ने अलग अलग लॉ को क्या किया आपका, ब्रेक किया, बहुत से टैक्सेस को क्या किया आपका, देने से मना किया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इफेक्टिव टूल बना किसके अगेंस्ट में, कॉलोनिज्म यानी कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में हमारा। और ये बहुत इफेक्टिव भी था आपका, काफी हद तक ये क्या रहा आपका, तो बहुत इस काम को इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पीपल यूनाइटेड होते हैं आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, है ना। लिक्विड शॉप्स को क्या करते हैं आपके, बंद करने की बात करते हैं। टैक्सेस पे करने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं।
टैक्सेस क्या करते हैं वो लोग पे नहीं करते हैं आपके। तो बहुत सारी चीजें हमें इस मूवमेंट के दौरान देखने को मिलती भी है। चलो अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो फिर होता है कि आपका ना कि आपको पता है इस समय क्या चल रहा था आपका, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है लंदन में आपका। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो एक इसी के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है। क्या होता है आपका, गांधी इरविन पैक्ट भी हमें क्या होता है देखने को मिलता है। और इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है, देखो जब ये समझौता था आपका, तो कुछ समझौता क्या होता है आपका, गांधी जी उसी बात इरविन की मानते, इरविन कुछ बात गांधी जी की मानता है। और फाइनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कहाँ जाते हैं हमारे, तो लंदन जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि महात्मा गांधी सोच को लेकर के गए थे, जो अपनी डिमांड लेकर के गए थे, वो डिमांड उनकी पूरी नहीं होती है। उल्टा वहां पर क्या होता है, अंग्रेज वहां पर क्या कर देते हैं आपके, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या कर देते हैं आपके, वो सेपरेट इलेक्टोरेट बना देते हैं। इसके बाद महात्मा गुस्सा होकर के क्या करते हैं, इंडिया वापस आते हैं और महात्मा गांधी फिर से क्या कर देते हैं आपके, सीडीएम को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज देखने को मिलती है जो कि आपको पूना पैक्ट के नाम से आप जानते हो। क्या होता है आपका, एक पूना पैक्ट होता है आपका, किसके बीच में, तो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जो कि इस मूवमेंट के ना बाद की बात है। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका देखो दो एक ही क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पर भी क्या दिए हैं, ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं। देखो पहले 7A में देखो बोला है आपका, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन upheaval or revolution but was the result of a long drawn out processes. Analyze this statement with suitable reasons. अभी देखो यहाँ पर एनालाइज फिर से करने को बोला है। देखो पहले बोला कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है आपका, जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है नेशन स्टेट का, was not the result of a sudden up, वो अचानक से नहीं हुआ है ना, अचानक रेवोल्यूशन से आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था। जाहिर सी बात है, देखो जब कहीं पर भी देखो कोई तुरंत नहीं होता है। जैसे अगर आप 9th में हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा आपका ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, है ना, आपने पढ़ा है। एग्जैक्टली अगर मैं इसके डेट के बारे में आपको बताऊं तो आपको याद होना भी चाहिए ये चीज, क्योंकि आपने बहुत लंबा हुआ नहीं भाई, पिछले साल पढ़े हो। कब होता है आपका, 14 जुलाई 1789 को ये रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ये रेवोल्यूशन उस दिन हुआ आपका, लेकिन अचानक से हो गया नहीं। हमने आपने पढ़ा होगा तो कई सालों से, बहुत लंबे समय से लोग परेशान थे। फाइनल लोग आप पेशेंस अपना ब्रेकडाउन होता है तो लोग वहां पर सडन अपील कर देते हैं। तो अपील सडन ही होता है, लेकिन एक लॉन्ग आउट ड्रॉन क्या होता है आपका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में भी क्या बोला आपका, उसी सेंस में यहाँ पर आपको बोला है, उसी सेंस में हमको यहाँ पर क्या करना है, समझना है। ठीक है, देखो जैसे अगर एक दो पॉइंट के बारे में ना हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, देखो अगर एक दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते चले इसके बारे में, देखो सबसे पहला तो आप यही कहोगे हमें देखने को मिलता है सर, देखो जो फॉर्मेशन स्टेट हुआ आपका, देखो जो प्राइमरी आपको आइडेंटिटीज देखने को मिलती है पीपल की, जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को इनहेबिलिस्ट किया। जैसे इंग्लिश थे आपके, वेल्स थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे। कौन कौन थे जो प्राइमरी आइडेंटिटीज आपको देखने को मिलते हैं, उसमें कौन थे आपके, तो वेल्स थे आपके, स्कॉटिश आपको देखने को मिलते हैं, है ना, वेल्स थे आपके। वेल्स के अलावा हमें स्कॉटिश देखने को मिलते हैं। स्कॉटिश के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको आयरिश देखने को मिलते हैं, है ना, आयरिश थे आपके, इंग्लिश थे, है ना। ये जो पहले लोग वहां पर क्या करते थे आपके, रहते थे, इंग्लिश थे। तो आप पहला ये पॉइंट आप पहले मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा देखो सेकंड पॉइंट में आप जब बात करोगे, सेकंड पॉइंट में देखो एक पॉइंट आपको आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, एक एक्ट ऑफ यूनियन हमें क्या होता है देखने को मिलता है 1707 में। सेकंड में देखो पॉइंट क्या है आपका, तो एक आपको क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन आपको देखने को मिलता है। कब, तो 1707 में। किसके बीच में, देखो ये जो एक्ट ऑफ यूनियन हमें देखने को मिलता है सर 1707 में, किसके बीच में, तो बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। किसके बीच में सर, तो इंग्लैंड एंड, है ना, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। और ये जो आपको ना एक्ट ऑफ यूनियन आपको देखने को मिलता है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, इसके बाद क्या होता है आपका,
तो यूनाइटेड किंगडम या फिर आप कहे तो ग्रेट ब्रिटेन किसका फॉर्मेशन होता है, तो इसके बाद आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है ना। फॉर्मेशन होता है किसका, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिलेगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का क्या होता है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम अगर कुछ मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब सिंपली क्या होता है, अब देखो इसका सिंपल मतलब ये हो चुका था कि अब इंग्लैंड क्या हो चुका था, आपका एबल हो चुका था कि अब वो क्या करेगा, स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस क्या करेगा, इम्पोज कर सकता है ना। अब इंग्लैंड क्या कर सकता है आपका, तो इसके बाद इंग्लैंड क्या कर सकता है आपका, इम्पोज्ड इन्फ्लुएंस, है ना। इंग्लैंड इम्पोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब था आपका। तो सेकंड पॉइंट आप यहां पर बनाओगे। देखो धीरे धीरे अचानक से कुछ क्या होगा आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, सब धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या होगा आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो जब, क्योंकि इंग्लैंड क्या करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस आपके इम्पोज करेंगे स्कॉटलैंड पर, तो इनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप उसको खत्म करेंगे आपका। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के बारे में देखो मेंशन करेंगे, अगर देखो तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हो इसके बारे में, जिसके अंदर आप सिंपली बात करोगे। देखो स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे वो फॉरबिडेन थे, है ना। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडेन, है ना। ये कैसे थे आपके, तो ये आपके फॉरबिडेन थे, ठीक है। जो भी आपके ना स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे आपके, वो कौन थे, आपके फॉरबिडेन थे टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, है ना। क्या आपका, टू स्पीक देयर, ठीक है, टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, ठीक है ना। टू स्पीक देयर क्या आपका गैलिक लैंग्वेज, वो सिंपली क्या थे आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, आपके फॉरबिडेन थे। और वियर आपका नेशन, वियर नेशनल ड्रेस, है ना। और वियर आपका नेशनल ड्रेस एंड लार्ज एंड वियर नेशनल ड्रेस, ठीक है। इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, देखो फोर्थ पॉइंट के बारे में, ऊपर हम लोग मेंशन कर लेते हैं इसको। देखो जब ना बात करोगे आप फोर्थ पॉइंट के बारे में, आप सिंपली यहां पर कर सकते हो। आपका देखो द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स और आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, है ना। यहां पर सिंपली आप याद रखें ना, इंग्लिश, देखो जो इंग्लिश वाले थे इन्होंने सिंपली क्या किया था आपका, तो इंग्लिश वाले ने सिंपली क्या किया था, हेल्प किया था आपका प्रोटेस्टेंट्स को। इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। इंग्लिश हेल्प द क्या हो जाएगा आपका, प्रोटेस्टेंट्स, है ना, प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड, है ना, प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर, ठीक है, टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, ठीक है, टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। किसके ऊपर, जाहिर सी बात है सर, अपना ये डोमिनेंस बनाएंगे तो किसके ऊपर बनाएंगे, टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर, ठीक है ना, लार्जली कैथोलिक कंट्री, है ना, ऑन लार्जली कैथोलिक कंट्री, ठीक है। आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। और एक हम लोग लास्ट बात करेंगे आपके ना फिफ्थ पॉइंट में, जिसमें देखो सिंपली आप बात कर सकते हो। देखो ये सिंबल आपको देखने को मिलता है न्यू ब्रिटेन का, ठीक है, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, ठीक है। यहां पर इसको लिख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट में, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, ठीक है, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, ठीक है। न्यू ब्रिटेन का जो सिंबल आपको देखने को मिलता है उसमें क्या आपको देखने को मिलता है सर, ब्रिटिश फ्लैग होता है, नेशनल एंथम, क्या क्या होता है आपका, द ब्रिटिश फ्लैग,
ठीक है, द ब्रिटिश फ्लैग द नेशनल एंथम। ठीक है, ब्रिटिश फ्लैग के अलावा हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, तो उनका एक नेशनल एंथम भी हमें देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रमोटेड, और तो और हमें क्या देखने को मिलता है, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी क्या है वहां पर बहुत ज्यादा क्या किया जाता है आपका, प्रमोट किया जाता है, इस चीज को हमने देखा है आपका। एंड ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली है, और जो पुराने देखो जो नेशंस थे आपके, मतलब जो पुराने वाले नेशंस थे आपके, वो बस सिंपली आप कह लो ना कि सबऑर्डिनेट की तरह क्या कर रहे थे आपके वहां पर, बस सर्वाइव कर। सुप्रीम वहां पर कौन थे आपके, इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप बड़े आराम से क्या करोगे, आप मेंशन कर दोगे। और ये एक एक करके क्या वहां पर हमें देखने को मिलता है, जो नेशनल स्टेट आपका बना, ये लॉन्ग ड्राउन आउट क्या था आपका प्रोसेस था, ना कि आपका एक सडन अपहील था आपका रेवोल्यूशन का। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखो 7 के बी में बोला है आपका, द ट्रीटी ऑफ वीना वॉज ड्रॉन अप इन 1815। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला है आपका, ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में आपका क्वेश्चन दिया गया, जो कि कब हमें देखने को मिलता है, 1815 में होता है आपका। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। मतलब सिंपली यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजों को अनडूइंग चेंजेस किया गया, जो यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला था, कब, नेपोलियनिक वॉर के दौरान में। हाईलाइट द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी। तो इस ट्रीटी का जो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है आपका वो क्या क्या है, यानी सिंपल आपको बोला है सर इसमें हुआ क्या क्या चीज है, उसको आपको क्या करना है, बता देना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आपका डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अगर ना पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, देखो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बर्बन डायनेस्टी के बारे में, है ना। ठीक है, द बर्बन डायनेस्टी, ठीक है, दी बर्बन डायनेस्टी। अब इनके बारे में देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है। देखो बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया था आपका, जिनको डिस्पोज्ड कर दिया गया था, तो इनको क्या किया गया था आपका, डिस्पोज्ड कर दिया गया था। ठीक है, डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद आ गया होगा आपको, क्लास 9th में हमने पढ़ लिया था आपका। इनको क्या किया गया आपका, डिस्पोज्ड कर दिया गया था आपका, किसके दौरान में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में, है ना। इनको वापस से यहाँ पर क्या मिलता है, पावर मिलता है। वापस से क्या करते हैं आपके यहाँ पर पावर के अंदर में आपको क्या होंगे, देखने को मिलते हैं, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, है ना, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। इनको पावर क्या होता है आपका, फिर से इनको मिल जाता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज, है ना। फ्रांस क्या करता है, अपने टेरिटरीज को लॉस्ट कर देता है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज, है ना, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज annexed अंडर नेपोलियन, है ना, annexed अंडर नेपोलियन। मतलब देखो फ्रांस ने जो क्या किया अपना ना, जो टेरिटरी क्या की थी इसने अपनी, तो एनेक्स्ट की थी, कब्जियाया था इसको, मतलब सिंपल अपने कब्जे में लिया था आपका फ्रांस ने, वो इसको क्या कर गया, आपको लॉस करना पड़ा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आगे बात करेंगे देखो इसके सेकंड के बारे में, सेकंड क्या प्रोविजन था आपका इस ट्रीटी का। देखो सेकंड प्रोविजन के बारे में आप बात करोगे, इसमें देखो सिंपल आपको देखने को मिलता है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर। ठीक है, तीसरा आपको पॉइंट देखने को मिलता है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। ठीक है ना, पहला क्या होता है आपका, अ सीरीज ऑफ, ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट यहां पर फिर से लिख लेते हैं हम लोग, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स सेटअप। ठीक है, एक सीरीज ऑफ स्टेट क्या किया गया आपका, सेटअप किया गया। ठीक है ना, ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, है नहीं, ऑन दी
बाउंड्रीज, ठीक है, ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। अब ये क्यों क्या कहते हैं इसका रीजन समझना। देखो फ्रांस का जो बाउंड्री था ना उसके अराउंड आपको क्या किया गया, सीरीज ऑफ स्टेट्स को आपका क्या किया गया, सेटअप किया गया आपका। इसके देखो पीछे रीजन था आपका, ठीक है ना, टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर, है ना, क्या आपका, टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में फ्रांस क्या कर सके, आपका एक्सपेंशन न कर सके, इसलिए किया गया आपका। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस ट्रीटी के अंदर में, जो ये आपको देखने को मिलता है वीना आपका 1815 के अंदर में, इसमें देखो सिंपल बोला गया आपका, तो प्रसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। इसमें क्या होता है आपको, तो प्रसिया वॉज, ठीक है, प्रसिया वॉज गिवन न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, ठीक है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो प्रसिया को क्या मिलता है आपके, तो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज आपको प्रसिया को क्या होती है, यहाँ पर मिल जाती है आपकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेरिटरीज थे, इसको किसने ले लिया आपके, तो आपको दे दिया गया, प्रसिया को दे दिया गया, ठीक है। कहाँ पड़ा आपके, वेस्टर्न फ्रंट में। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को क्या मिला, ऑस्ट्रिया वाज गिवन, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ठीक है, नॉर्दर्न इटली। क्लियर है, चौथा, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट में। देखो चौथा पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिसमें आप सिंपल लिखोगे। देखो चौथे पॉइंट में हमें देखने को मिलता है आपका कि जो जर्मन आपके क्या थे, कॉन्फेडरेशन थे आपके 39 स्टेट्स का, ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिख लेना, द जर्मन, ठीक है, क्या था आपका, तो एक मिनट, ठीक है, द जर्मन कॉन्फेडरेशन आपका, ठीक है, द जर्मन आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है, जर्मन का जो आपका क्या होता है ना 39 स्टेट्स का आपको कॉन्फेडरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन। इसको सेटअप किसने किया था, तो सेटअप बाय नेपोलियन, ठीक है, दैट हैड बीन, आप पूरा लिख लेना, मैं आपके शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं, सेटअप बाय क्या हो जाएगा आपका, नेपोलियन, ठीक है। मैं देखो रिपीट करता हूं इसको, देखो जर्मन का जो कॉन्फेडरेशन आपको देखने को मिलता है 39 स्टेट्स का, जिसको आपको किसने सेटअप किया था आपका, तो इसको सेटअप किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको अनटच छोड़ दिया गया। यहां पर सिंपली लिख लोगे लेफ्ट अनटच्ड, लेफ्ट अनटच्ड, मतलब इसको मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। ये चौथा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका इसके अंदर में पॉइंट रहेगा। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। अगर ईस्ट के बारे में बात करेंगे, ईस्ट के बारे में, तो ईस्ट में क्या होता है आपको, तो रसिया को क्या दे दिया गया, रसिया को पार्ट दिया गया किसका, तो रसिया को किसका पार्ट मिल गया आपका सर, रसिया को पार्ट मिल गया आपके पोलैंड का, और ऑस्ट्रिया को किसका मिल गया, गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो हमने पहले भी पढ़ लिया है आपका, एंड ऑस्ट्रिया को किसका कंट्रोल दे दिया गया, तो ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया आपका नॉर्दर्न इटली का। क्लियर है, तो चौथा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका, ये पॉइंट रहेगा। और एक लास्ट हम लोग पॉइंट अपना लिखेंगे, जिसके अंदर सिंपली देखो बोला है आपका, ठीक है, प्रसिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ, रसिया को देखो पार्ट मिल गया आपके पोलैंड का, प्रसिया को किसका पार्ट मिल गया आपके, तो प्रसिया को एक पोर्शन दिया गया सैक्सोनी का, इसको भी आप मेंशन ही कर लो, प्रसिया को किसका पोर्शन मिल गया आपका, सैक्सोनी का। क्लियर है, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका। और एक लास्ट हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, अब लिखे कहाँ पर, जगह नहीं है, कोई नहीं, समझ लो। देखो पांचवा पॉइंट आपका होता क्या है,
देखो मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की। देखो मेन इंटेंशन क्या था, पांचवा अगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे ना, आप समझ लो इसको। पांचवा जो मेन इंपॉर्टेंट आपका इसका क्या था, प्रोविजन था कि जो इसमें जो आपका जो मोनार्की है, मोनार्की को क्या करना आपका ना वापस से रिस्टोर करना, ये इसका मेन क्या था आपका प्रोविजन हमें देखने को मिलता है कि मोनार्की को हम लोग क्या कर लेंगे भाई, फिर से क्या करेंगे तो रिस्टोर कर लेंगे, जिसको नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था, इसको वापस लाना और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर क्या करना यूरोप में स्टार्ट करना। ये इनका मेन क्या था, प्राइम मोटिव था इस प्रोविजन का। आप यहाँ पर देखो मैं मेंशन कर ही देता हूँ कहीं पर। देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था आपका, टू रिस्टोर मोनार्की। सिंपल आप यहाँ पे पांचवा पॉइंट में यहीं पे लिख देता हूँ आपका, क्या हो जाएगा आपका, टू रिस्टोर मोनार्की। ये पांचवा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इसका कि मोनार्की को क्या करना, वापस से क्या कर लेंगे हम लोग, स्टोर करेंगे, रिस्टोर कर लेंगे, मोनार्की वापस से क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा और न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर हमें यूरोप में देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यू ऑर्डर ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है ना, न्यू ऑर्डर ऑफ कंजर्वेटिव्स इन यूरोप हमें क्या होगा यहाँ पर वापस से फिर देखने को मिलेगा। ये इसका मेन पांचवा क्या था आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें। देखो पहला क्या मैंने बताया आपका, बर्बन डायनेस्टी को जिसको आपका ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आपका डिस्पोज कर दिया गया था, उनको वापस से क्या पावर रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस अपने टेरिटरीज को लॉस्ट कर जाते जिसको उन्होंने क्या किया था आपके नेपोलियन के अंडर में एनेक्स किया था। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, सीरीज ऑफ स्टेट्स को क्या किया आपका सेटअप किया गया था फ्रांस के बाउंड्रीज में, ताकि फ्रांस को इन फ्यूचर में एक्सपेंशन से क्या किया जा सके आपका रोका जा सके। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा सर, प्रसिया को न्यू पार्ट दिया गया, न्यू टेरिटरीज आपकी दी गई, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। चौथा हमने पॉइंट यहाँ पर देखा आपका तो जर्मन कॉन्फेडरेशन था आपका 39 स्टेट्स का जो आपके नेपोलियन ने सेटअप किया था, इसको अनटच छोड़ दिया गया आपका। लेकिन ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो रसिया को क्या मिल गया, पोलैंड का पार्ट मिला, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया आपका, और प्रसिया को किसका पोर्शन दिया गया आपका, सैक्सोनी का। और पांचवा हमने पॉइंट यहाँ पर आपका जस्ट अभी क्या किया है डिस्कस का, हमने बात किया आपके। देखो मेन प्रोविजन क्या था आपका कि फिर से मोनार्की को आपका रिस्टोर करना और न्यू ऑर्डर ऑफ कंजर्वेटिव क्या करना फ्रांस में आपका स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। ये इनके मेन क्या आपको देखने को मिलते हैं प्रोविजन देखने को मिलते हैं किसके आपके, तो ट्रीटी ऑफ वीना को, जिसको आपके 1815 में क्या किया गया आपका बुलाया गया था। चलो क्लियर यहाँ पर रखेंगे। आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 में क्या बोला है आपका, तो 18 में ना एक आपको सिंपल आपके ना केस बेस्ड क्या दिया है आपका क्वेश्चन दिया गया, जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, पहले उसको पढ़ने के बाद आपको क्या देना है अपना आंसर बताना है। देखो पहला बोला आपका, देखो हेडिंग क्या है आपका, वाई न्यूज़पेपर का। देखो इसके अंदर बोला है आपका कृष्ण जी त्रिम्बक रनाडे इनहैबिटेंट ऑफ पूना इंटेंड्स टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर इन दी मराठी लैंग्वेज विद अ व्यू ऑफ अफोर्डिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट. It will be open for free discussion on subjects of general utility, scientific investigation, and the speculations connected with the antiques, statistics, colossites, history and geography of the country and of the Deccan, especially the patronage and support of all interested in the diffusion of knowledge and welfare of the people is earnestly solicited. ठीक है, इसको समझ लेना आपके कहाँ पर ये आता है आपका, तो बंगाल टेलीग्राफ एंड कुरियर 6 जन 1849 को। आगे देखो बोला है आपका द टास्क ऑफ द नेटिव न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन पार्लियामेंट इन इंग्लैंड. दिस इज टू क्रिटिकली एग्जामिन गवर्नमेंट पॉलिसी टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स बाय रिमूविंग दोज पार्ट्स दैट विल these associations ought to carefully study the particular issue, gather diverse relevant information on the nation as well as on what are the possible and desirable improvements, and this will surely earn it considerable influence. देख आपका पढ़ लिया हमने, अब इसी के बेस पर आपको क्या देना है, कुछ आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। आंसर आपको 4 नंबर का है आपका। देखो पहला तो बोला है आपका ना एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बाय कृष्ण जी.
देखो कृष्ण जी न्यूज़पेपर को क्यों पब्लिश करना चाहते थे, देखो ताकि वो कहीं ना कहीं क्या कर सके ना, जो सोशल डेवलपमेंट आपका है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, समझ जाना इसको। देखो जो पॉलिटिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में है ना, जो अदर एड आपके फील्ड्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आपको देखने को मिले, अवेयरनेस कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, तो बढ़े, आपका इंफॉर्मेशन बढ़े, आपका सोशल डेवलपमेंट का एक मेन इसका रीजन रहेगा आपका। दूसरा हम लोग बात करेंगे हाउ वाज द टास्क ऑफ नेटिव न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन इन आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ द अपोजिशन, मतलब जो आपका नेटिव न्यूज़पेपर है और जो पॉलिटिकल आपके एसोसिएशन है, इनका जो रोल आपको पसंद का बिल्कुल आइडेंटिकल आपको देखने को मिलता है, एक तरीके का देखने को मिलता है। कि सिंपल इसका देखो पीछे रीजन यही आपका है, मीडिया क्या कर रही है, क्रिटिसाइज करती है, एनालाइज करती है आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, है ना। लोकल न्यूज़पेपर का भी काम सिंपली क्या होता है आपका, यही एक तरह से होता है आपका। तो एक कॉमन एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो बात है रीजंस के बारे में, जो पॉपुलैरिटी आपका न्यूज़पेपर का ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में वो क्यों हुआ आपका, इसको रीजंस को आपको क्या करना है, तो एनालाइज करके आपको ना बताना है। देखो पहले अगर हम लोग बात करेंगे रीजन के बारे में, देखो रीजन आपको यहाँ पर देखने को इसी मिल सकता है। देखो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें कंट्री को अंदर देखने को मिलते हैं, एक रीजन हो सकता है आपका। दूसरा न्यूज़पेपर ने क्या किया था, एक सोर्स ऑफ सोशल अवेयरनेस कहीं ना कहीं क्या किया था आपका, फैलाया था, जिस कारण से भी क्या होगा आपको ये इसका रीजन मिल जाएगा। तो दो आप रीजन यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बाकी हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इसको पढ़ के आराम से आंसर दे सकते हो। क्लियर है। आगे हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है मैप बेस्ड क्वेश्चन है। देखो दो प्लेसेस आपको मार्क किए गए हैं आपके ए एंड बी, आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको उसका करेक्ट प्लेस कहाँ पर क्या होगा बताना है। देखो सबसे पहला तो हमको पता है क्या है, सर बोला है द प्लेस वेयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। पहला आपको देखो ए में क्या बोला है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका है ना, ये कहां पर स्टार्ट हुआ था आपका, उस प्लेस का आपको क्या करना है, नेम बताना है। देखो आपको अच्छे से पता है। दूसरा द सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। 1920 में आपके ना कांग्रेस का जो सेशन है वो कहां पर आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो बड़ा देखो आसान सा प्रश्न है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, ये कहां से स्टार्ट हुआ था सर, कौन से प्लेस पर, तो ये हमें देखने को मिलता है, पता है, हमने पढ़ा है, ये डांडी में होता है आपका स्टार्ट। कहां पर, डांडी में। और 1920 की बात करेंगे कांग्रेस के सेशन के बारे में, तो ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें सर देखने को मिलता है कैलकाटा में। क्लियर है। तो हिस्ट्री हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है सर, कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग बात करेंगे अपने सेक्शन बी, जो कि हमारा है ज्योग्राफी का। चलो देखो ज्योग्राफी में बोला है आपका पहला क्वेश्चन 10 नंबर आपका है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2-3 देखने को मिलेंगे। जैसा कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका हर एक सेक्शन में आपको ये क्या होगा देखने को मिलेगा ही। देखो पहला इसमें क्वेश्चन बोला है आपका कि आपको क्या है ना कि व्हाट इज द एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट ओवरऑल डेवलपमेंट। पहला देखो बोला है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलोन इज इनफ, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स एंड देयर गवर्नेंस, ये होगा आपका, ये भी पूरी तरह से नहीं होगा आपका। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, क्या आपको ये देखने को मिलेंगे, तो यही होगा आपका इसका सही आंसर। और नेक्स्ट आपका ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, ये भी नहीं भाई, सिर्फ इससे थोड़ी हो जाएगा। आपका डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आपको चाहिए, तब जाके क्या होगा आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 11 में। देखो इसमें बोला है आपका आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दिया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे पहला एलोवियल के बारे में बोला है, आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स, आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। अब आपको देखो बताना है इसमें, देखो क्या है आपका, तो यहाँ पर देखो जब ना आप आंसर के बारे में बात करोगे,
तो ब्लैक सॉइल एंड क्या हो जाएगा आपका, लेटराइट सॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। देखो एलुवियल यहाँ पर हो गया आपका, एलुवियल आपका ये काम करता है, क्लियर, हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ना हम पढ़ेंगे आपका कि आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सर जैसे ही ना हमारे दिमाग में बात भर दिया जाएगा कि कॉटन के बारे में बात किया है, हमारे दिमाग में बस एक ही बात आएगा, ब्लैक सॉइल का। कॉटन मतलब ब्लैक सॉइल, हम कंफर्म है ना। जब हम ये कंफर्म है तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा हमारा। ब्लैक सॉइल पहले कहाँ पर है, नहीं है सर, तो हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन बी को काट देंगे, ऑप्शन सी को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। दूसरा है कैस्यू नट। देखो जब कैस्यू नट है तो कैस्यू नट को ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लैटेराइट सॉइल चाहिए होता है। जब कैस्यू नट को ग्रो करने की बात आएगी तो हमें क्या चाहिए सर, लैटेराइट सॉइल हमें चाहिए। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 नंबर पे। देखो इसमें बोला है आपका अ टोटल ऑफ 628 टाइगर्स डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट 5 years ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एंड अदर रीजंस इंक्लूडिंग पोचिंग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। देखो गवर्नमेंट का डेटा आपका है और गवर्नमेंट का डेटा आपको बताता है कि पिछले 5 सालों में इंडिया में क्या हुआ है, आपका 628 टाइगर्स की डेथ हुई है। ठीक है, बहुत सारे कुछ नेचुरल रीजंस आपके हैं और कुछ दूसरे भी कारण आपके हैं, जैसे पोचिंग किया जाता है आपका। और ये किसका रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। मीनवाइल 349 पीपल वर किल्ड इन टाइगर अटैक्स। वहीं 349 पीपल क्या किए गए आपके टाइगर अटैक्स में, किल किए गए। इसी दौरान आपके विथ वन स्टेट अकॉर्डिंगली 200, और इसमें कोई एक ऐसा स्टेट आपका था जिसमें करीब करीब 200 डेथ हुए आपके टाइगर अटैक का आपका। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोचिंग ऑन द टाइगर पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर हमने बात की किसके बारे में, पोचिंग के बारे में। तो पोचिंग का इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या देखने को मिलेगा जब बात करेंगे टाइगर के पॉपुलेशन पे। देखो जब टाइगर के पॉपुलेशन के बारे में आप बात करोगे, इससे देखो सिंपली क्या, जब पोचिंग करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन इन द प्रे स्पेसिस, ड्वेलिंग टाइगर्स फूड सप्लाई, ये होगा। या फिर बी आपका इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज, राइज इन द टाइगर पॉपुलेशन, डिक्रीज इन टूरिज्म रेवेन्यू इन नेशनल पार्क। हमको क्या बोला है सर, इनडायरेक्ट हमको कॉन्सिक्वेंस बोला है। तो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन इन दी प्रे स्पेसिस हो जाएगा आपका, इससे ड्वेलिंग टाइगर्स का फूड सप्लाई क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका। कौन सा, ऑप्शन ए सर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो 13 नंबर बोला जा रहा है आपका, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड मोस्ट likely apply to places like जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड केरल एटसेट्रा। मतलब अगर हम ना बात करेंगे फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो मोस्ट लाइकली क्या करता है, आपका अप्लाई करता है। अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हो, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हो, या फिर बात करेंगे हम लोग सर केरल के बारे में। पहला देखो बोला है आपका, दिस प्लेसेस मोस्टली हैव फॉरेस्ट मैनेज्ड एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन, या फिर दे रिलाई ऑन अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटी मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तीसरा बोला है आपका, दे हैव फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड प्राइमरली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या फिर लास्ट हो जाएगा आपका, देयर आर नो क्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज इंटायरली लेफ्ट टू प्राइवेट आपका ओनरशिप। अब यहाँ पर देखो जब करेक्ट आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका, तो इसका देखो जो करेक्ट आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, इनके अंदर में क्या आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आपको क्या देखने को मिलता है, कंजर्वेशन वगैरह फॉरेस्ट का देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा कि यहाँ पर जो मोस्टली आपके फॉरेस्ट है ये आपके ना मैनेज किए जाते हैं एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, किसके लिए आपके, ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके। जब बात आप करते हो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर,
आंध्र प्रदेश या फिर अपने केरल के बारे में। चलो लास्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर नेक्स्ट अपना। इसमें देखो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी इन इंडिया। देखो इनमें 4 स्टेट का नेम दिया है आपका, हरियाणा आपका है, पंजाब है, असम है या फिर तमिलनाडु है। तो इनमें देखो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर क्या किया है आपका, तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को ना कंपलसरी कर दिया गया है, ये करना ही पड़ेगा। वो कहां पर आपका, तो ऑप्शन डी आपका ये तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे। देखो 15 नंबर बोला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इवेलुएट्स द ओवरऑल गोल ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम आई प्रधानमंत्री क्या आपका, तो कृषि सिंचाई योजना। तो इसका बेस्ट, इसका गोल मेन गोल क्या था आपका, वही क्या करना है आपको यहाँ पर बताना है। देखो पहला ऑप्शन आपको दिया है एड्रेसिंग द नेगेटिव इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लार्ज डैम्स बाय रिड्यूसिंग वाटर यूजेस। सेकंड आपका है टू प्रोवाइड बेटर इरिगेशन सिस्टम एंड सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर फार्मर्स। थर्ड आपका है शिफ्टिंग फार्मर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू मोर कॉमर्शियल वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। या फिर लास्ट आपको देखने को मिलेगा प्रिजर्व द नेचुरल रिवर फ्लो एंड प्रिवेंट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो जो बेस्ट, जो करेक्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वो क्या है आपका, ऑप्शन बी। देखो सिंचाई मतलब पानी से रिलेटेड आपका है टू प्रोवाइड बेटर इरिगेशन सिस्टम एंड सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर क्या हो जाएगा आपका, फार्मर्स। ये क्या था आपका, मेन गोल था आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। क्लियर रखना है यहां तक में। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 में। और 16 में देखो कहीं पर ऑप्शन वगैरह भी है नहीं आपको, तो एक ही क्वेश्चन है और उसको आपको बनाना ही बनाना है। ऑप्शन आपको नहीं है कि ए और बी बनाओ, तो बहुत ध्यान से इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। देखो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है। देखो बोला है राइस इज ग्रोन एज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट एज अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा। यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन व्हाई राइस कल्टीवेशन डिफर्स इन दिस रीजन। देखो बड़ा सिंपल सा बोला, क्या बोला, देखो राइस के बारे में। देखो सर राइस है ना, ये क्या हो रहा है आपका सर, तो हम बात करेंगे पंजाब के बारे में, है ना, पंजाब के बारे में हम बात कर रहे हैं सर। या फिर सर जब ना हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में, तो पंजाब में हरियाणा में क्या है आपका, तो राइस जो है ये एक आपका ना कॉमर्शियल क्रॉप है। कैसा क्रॉप आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका एक कॉमर्शियल क्रॉप है। लेकिन वहीं पर जब हम कहाँ चले आते हैं, ओडिशा में चले आते हैं, तो ओडिशा के अंदर जो राइस है आपका, ये कैसा क्रॉप आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको एक सबसिस्टेंस क्रॉप क्या होता है देखने को मिलता है ना। अब इसके पीछे देखो आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको जियोग्राफिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को बताने हैं कि क्यों जो राइस का कल्टीवेशन है वो इन रीजन्स में अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। कहीं पर क्यों क्या हो रहा है आपका, वो सर एक कॉमर्शियल क्रॉप है, और कहीं पर क्यों दूसरी जगह हमको वो क्या देखने को मिल रहा है, तो वहीं हमें दूसरी जगह पर वो क्या देखने को मिल रहा है सर, एक सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह देखने को मिल रहा है। तो इसके क्या रीजन होंगे आपको वो क्या करना है, रीजन आपको क्या करना है बता देना है। देखो रीजन के बारे में ना अगर हम लोग बात करें आपका, तो सबसे पहले देखो अगर ना बात करोगे क्लाइमेट एंड इरिगेशन के बारे में। देखो पहला अगर आप ना यहाँ पर बात करते हो, अगर हम एक पॉइंट मेंशन करके चले क्लाइमेट एंड इरिगेशन का, ध्यान से इसको समझोगे। देखो पहले अगर आप बात करोगे ना क्लाइमेट के बारे में और इरिगेशन के बारे में, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर हमको यहाँ पर यही समझ में आएगा कि क्लाइमेट के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, हरियाणा में एंड पंजाब में, हरियाणा में पंजाब में क्या है आपके, तो जब बात करोगे आप हरियाणा एंड पंजाब में, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है सर, तो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। पहला तो ये पॉइंट है, क्या है सर यहाँ पर वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि हमें पता है
कि राइस क्रॉप के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें एक वेल डेवलप्ड क्या देखने को मिलता है, इरिगेशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर आपके, तो पंजाब में एंड हरियाणा में, है ना। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, जो यहाँ पर लार्ज स्केल कमर्शियल क्रॉप को क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं जब बात करेंगे उड़ीसा के अंदर में हम लोग, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ क्या करता है, आपका लैग कर जाता है। वेल डेवलप्ड जो आपका ना इरिगेशन सिस्टम है वो लैग कर जाता है आपका। कहाँ पर, तो ये पहला आपका फैक्टर हो जाएगा किसमें, क्लाइमेट एंड इरिगेशन में। आप इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे। देखो दूसरे फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा अगर हम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें आपका, तो वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप बात करोगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या, बहुत सिंपल एक पॉइंट आपको समझना है। क्या देखो बोला, देखो पंजाब हरियाणा में देखो क्रॉस कॉमर्शियली आपका ग्रो किया जाता है किस चीज के लिए, ताकि टू पर्पस मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। देखो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है ना, कि पंजाब में एंड हरियाणा में राइस कॉमर्शियली का ग्रो किया जाता है कि हम लोग क्या कर सकें, टू फुलफिल नेशनल, ठीक है ना, टू फुलफिल नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड, ठीक है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड को आपका क्या किया जा सके सर, फुलफिल किया जा सके। ये एक आपको इसका रीजन देखने को मिलता है। वहीं जब बात करेंगे उड़ीसा में, तो राइस मोस्टली आपका पर्सनल या फिर लोकल यूज के लिए ग्रो किया जाता है। ये कहाँ पर आपके सर, तो मैं सिंपल P&H करके लिख देता हूँ। लेकिन जब बात करेंगे ना उड़ीसा में, तो उड़ीसा में इसको ग्रो किया था किस चीज के लिए, आपका टू फुलफिल डिमांड फॉर पर्सनल एंड लोकल यूज, है ना। पर्सनल एंड लोकल यूज हो जाएगा आपका इसका रीजन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। देखो इसका जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट हो जाएगा, उसमें आप सिंपली बात करोगे आपका फार्मिंग प्रैक्टिसेस का। क्या हम लोग बात करेंगे आपका, तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते। इसमें सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे कि आपका देखो पंजाब हरियाणा क्या करते हैं आपके, तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, है ना। पंजाब में हरियाणा में आपका मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का आपका यूज किया जाता है राइस को ग्रो करने के लिए। लेकिन जब बात करोगे उड़ीसा के अंदर में, तो वहां पर एक सिंपल वे में क्या करते हैं हम लोग, तो उड़ीसा के अंदर आपको सिंपल देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभी भी क्या होता है, आपको ना ट्रेडिशनल तरीके से वहां पर लोग क्या करते हैं, राइस को ग्रो करते हैं। तो कुछ रीजन आपके हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसा क्यों होता है। ऑफकोर्स क्लाइमेटिक फैक्टर तो वहां पर रहेंगे ही। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 17 में। देखो 17 में बोला है आपका, पर्सन पी इज विलिंग टू एस्टैब्लिश अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ही हैज बीन एडवाइज्ड टू set up a bauxite industry in Odisha as a suitable way to make a profitable venture. Analyze the possible reasons behind the advice given to her. देखो सिंपल एक पॉइंट क्या बोला है कि एक ना पी नाम की कोई पर्सन है, उसका इच्छा हो रहा है कि वो क्या करे, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या करे, इंडिया में स्टार्ट करे। अब लोगों ने, पता है हमारे इंडिया में लोग सलाह बहुत जल्दी देते हैं, लोगों ने इसको एडवाइस किया कि देखो ऐसा है ना कि तुम ओडिशा में क्या कर लो, बॉक्साइट इंडस्ट्री को स्टार्ट कर लो, जिससे ये तुम्हारा जो प्रॉफिटेबल वेंचर बनेगा। अब आपको बताना है सर लोगों ने ये एडवाइस इसको क्यों दिया कि तुम बॉक्साइट इंडस्ट्री ही क्या करो, ओपन करो। कहाँ पर, ओडिशा में। और ओडिशा में ही क्यों, इसका रीजन आपको क्या करना है, बताना है। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपका। देखो यहीं से हम लोग इसको लिखना क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। देखो जो यहाँ पर ना पहला पॉइंट आपको यहाँ पर जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको समझना। देखो ओडिशा के आप लार्जेस्ट आपका क्या है, प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ठीक है ना। ठीक है, ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है ना। ओडिशा क्या है आपका पहला, देखो यहाँ पर लिख लेंगे ओडिशा वाज द, ठीक है ना, ओडिशा वाज द लार्जेस्ट
बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, है ना, स्टेट इन इंडिया इन, कब आपका ये था, तो 2016-17 में, इसको याद रखना पहले तो 2016-17 में क्या था आपका, तो लार्जेस्ट क्या था आपका, बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग क्या था आपका स्टेट था, जहां पर सिंपली क्या होता था आपका, तो है ना, यहाँ पर बात करेंगे पंचमताली से आपका डिपोजिट आपको देखने को मिलता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट देखो तो ना आप छोड़ भी सकते हो, एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप यहाँ पर इसको जरूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा दूसरा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, जिसमें एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल, है ना, आगे यहाँ पर लिखोगे आप एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल, है ना, एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज, है ना, दूसरा क्या है सर, एल्यूमिनियम का एक बहुत ही क्या है आपका इंपॉर्टेंट मेटल आपको देखने को मिलता है, बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ, है ना, बिकॉज इट कंबाइंस द, है ना, बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा, मेटल्स सच एज आयरन, कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन, ये दूसरा पॉइंट लिख लोगे। वहीं बात करेंगे देखो इसमें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो तीसरा पॉइंट आप यहां पर इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जिसमें आप सिंपली लिखोगे आपका इट इज अ गुड अल्टरनेटिव टू अदर मेटल्स। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, इट इज अ गुड अल्टरनेटिव, ठीक है ना, इट इज अ गुड अल्टरनेटिव टू अदर मेटल्स, ठीक है, इट इज अ गुड अल्टरनेटिव टू, क्या हो जाएगा आपका, अदर मेटल्स, मतलब दूसरे मेटल्स का अच्छा क्या आपको अल्टरनेटिव देखने को मिलता है, ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस, है ना, ड्यू टू इट्स, ठीक है, ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस, क्योंकि काफी ज्यादा क्या आपको देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका हल्का होता है, ठीक है। आगे लिख लोगे इट इज अ गुड इट हैज गुड कंडक्टिविटी। चौथा पॉइंट क्या लिख लोगे, इट हैज गुड कंडक्टिविटी, इट हैज गुड कंडक्टिविटी, ठीक है, इट हैज गुड कंडक्टिविटी। एंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर एड ऑन करोगे, जिसमें आप सिंपली यहाँ पर बात करोगे कि ये सिंपली क्या करता है आपका, इट हैज ग्रेट मेलेबिलिटी, इट हैज क्या हो जाएगा आपका, इट हैज ग्रेट मेलेबिलिटी, है ना, इट हैज क्या हो जाएगा आपका, तो ग्रेट मेलेबिलिटी, ठीक है। तो 5 इंपॉर्टेंट आप पॉइंट यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। इनके अलावा कोई और भी अगर दूसरे पॉइंट आपको आते हैं, आप उन पॉइंट को भी क्या कर लेंगे, मेंशन करेंगे। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि आपको 5 पॉइंट जरूर से मेंशन करने हैं, क्योंकि आपका ये 5 नंबर का क्या है, आपका ये क्वेश्चन है। चलो आगे हम लोग आते हैं 7 का बी में। देखो क्या बोल रहा था, देखो इसमें बोला है आपका कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबुंडेंट फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया। सिंपल है कि आपका सर कोल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्या है हमारा एबुंडेंट फॉसिल फ्यूल्स इंडिया में आपका है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंट रोल इन प्लेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। जो स्टेटमेंट आपका है इसको आपको जस्टिफाई करना है, किसके कैसे इवेल्यूट करके, तो आपको इवेल्यूट ये भी करना है कि कोल का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हमें देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर में, है ना, उसके जो डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स कोल के हमें देखने को जो मिलते हैं। तो इसको देखो कैसे समझा जाए, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा सर, 5 पॉइंट आपको क्या करने हैं, बताने हैं। 5 के अलावा ज़्यादा भी आप बता सकते हो, लेकिन हम लोग अगर देखो पहले अगर बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में,
देखो हमको दो चीज बोला ना, कोल, उसके अलग टाइप्स के बारे में भी बताना है। देखो सबसे पहले ना हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। देखो सबसे पहले जब ना आप बात करते हो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, तो सिग्निफिकेंस में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो इसका। देखो पहला तो पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो इसका सिग्निफिकेंस के बारे में। देखो जब देखो बात करेंगे ना इसके हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में, क्या क्या पॉइंट बताएंगे सर सिग्निफिकेंस में। देखो पहला बात करोगे इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पहला तो पॉइंट क्या होता है आपका, इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, है ना। पहला पॉइंट इसको सर हम यूज करते हैं किसके लिए, आपके तो पावर जनरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें क्या लिखोगे आपका, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, है ना, एज वेल एज, ठीक है, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, है ना, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। यानी कि सिंपल इसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए आपका, तो एनर्जी सप्लाई करता है आपकी इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के अलावा जो डोमेस्टिक नीड्स होते हैं उसके लिए भी क्या होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल, है ना। तीसरा पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो, इंडिया इज, है ना, इंडिया इज हाईली डिपेंड ऑन कोल, ठीक है ना। इंडिया इज क्या है आपका सर, इंडिया इज हाईली डिपेंड ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी, है ना। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स, ठीक है ना, फॉर मीटिंग इट्स कॉमर्शियल क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी, है ना, टू मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, है ना, कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट अगर आपको लिखना आप इसको भी लिख सकते हो आपका, जिसमें आप सिंपली मेंशन कर सकते हो आपका, जैसे मेटलर्जी वगैरह में, तो 3 पॉइंट आपके क्या है ना सफिशिएंट रहेंगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सर, इसमें कोई भी 2 पॉइंट मेंशन कर लोगे। आगे हम लोग बात करेंगे ना वैरायटी ऑफ कोल्स, है ना, क्या हम लोग बात करेंगे आगे, तो वैरायटी ऑफ कोल टाइप्स के बारे में। क्या हो जाएगा आपका, तो वैरायटी ऑफ कोल टाइप्स, मतलब अलग अलग तरह के जो हमें क्या देखने को मिलते हैं सर, कोल देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो पहले अगर ना हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है क्या आपका, तो पहला आपको देखने को मिलता है पीट। पहला क्या हो जाएगा आपको सर, तो पहला आपको देखने को मिलता है पीट देखने को मिलता है। दूसरा अगर आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलता है लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट। तीसरा अगर आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलता है ना, बिटुमिनियस, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरा आपको देखने को मिलता है ना, जो कि क्या है आपका, तो बिटुमिनस, है ना, क्या हो जाएगा आपका, बिटुमिनस। एंड जो चौथा जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका, वो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। तो ये अलग अलग डिफरेंट आपको क्या देखने को, वैरायटी ऑफ कोल टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी इसमें सिंपल आप एक दो पॉइंट यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपका मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर हम देखो सबसे पहले बात करेंगे ना पीट के बारे में, तो सिंपली क्या होता है आपका, तो डिकेइंग प्लांट्स जो स्वैम्प होते हैं उससे पीट क्या होता है आपका, प्रोड्यूस होता है ना। ये आप इसको लिख सकते हो आपका। इसके अलावा हम लोग लिग्नाइट के बारे में बात करेंगे। एक लो ग्रेड क्या है आपका, ब्राउन कोल आपको ये देखने को मिलता है। हम लोग तीसरा बात करें बिटुमिनियस कोल के बारे में, तो बरीड होता है आपका डीप एंड सब्जेक्ट टू क्या होता है आपका, इंक्रीज टेम्परेचर। एंड ये जो चौथा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है एंथ्रासाइट, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जो हार्ड कोल है
वो कौन होता है आपका एंथ्रासाइड। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका आप एड ऑन कर दीजिएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर सिंपल फिर से क्या दिया है आपका, तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है जो कि आपका 4 नंबर क्या करेगा, ये कैरी करेगा। 1, 2 और 1 में पहला क्वेश्चन का 1 नंबर कैरी करेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर कैरी करेगा और तीसरा क्वेश्चन आपका फिर से 1 नंबर क्या करेगा आपका, ये कैरी करेगा। देखो पहले इसको पढ़ लेंगे, आप पढ़कर आप आराम से क्या दे दोगे, आंसर इसका आप दे पाओगे। जैसे पहला देखो बोला है आपका ग्लोबल पॉल्यूशन इज राइजिंग ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड इनसफिशिएंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। दिस poses serious health risk for people and ecosystem, particularly in low and middle income countries. Contributing to these challenges, the global economy relies on deeply intertwined supply chains sustained by more than 100 billion tons of raw materials entering the system each year. Intensive material consumptions depletes natural resources and cause negative environmental impact at every stage of the product life cycle. Global waste is expected to increase to 3.4 billion tons by 2050. आगे देखो बोला है आपका pollution of all types hinders development outcomes, exposure to air pollution, water pollution, hazardous chemicals and waste like mercury, lead and persistent organic pollutant जिसको हम लोग POPs बोलते हैं आपका, cause debilitating and fatal illness, creates harmful living conditions and destroys ecosystem. Pollution undermines sustainable economic growth, exacerbates poverty and inequality in both urban and rural areas, and significantly contributes to climate change. Poor people who cannot afford to protect themselves from the negative impacts of pollution end up suffering the most. Pollution is the largest environmental cause of disease and premature death. It is estimated to be several times more death than from AIDS, tuberculosis and malaria combined. Global health crises such as the COVID-19 pandemic are reminder of the strong linkage between the environment and health and of the need to address such linkage systematically. चलो क्लियर हो गया हमारा। आगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, Why do you think is global waste expected to be increased by 2050? काफी आसान सा सिंपल आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखो बोला यहाँ पर है ना कि आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों सोचते हो आप कि 2050 तक जो ग्लोबल वेस्ट आपका है वो एक्सपेक्टेड है कि वो काफी ज्यादा क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव मटेरियल प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? तो हम लोग सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव, इसका आंसर आप लिख सकते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं आपका इंटेंसिव मटेरियल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और प्रोडक्शन करेंगे तो भाई क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी करेंगे। इसका रीजन आपका सिंपल है, 1 नंबर का इतना लिख देना, लैंग्वेज थोड़ा बना करके इसको लिख देना, ये इनफ रहेगा आपका। आगे देखो बोला है हाउ डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉजेज पॉल्यूशन टू डिफरेंट टाइप्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ये बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बता सकते हो कि जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर होता है उससे अलग अलग तरह के आपको क्या देखने को मिलते हैं, पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। हर एक को आपको क्या करना, एग्जाम्पल से बता देना। जैसे हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन को लेकर के, अगर पहला मैं यहाँ पे मेंशन करते चलता हूँ एयर पॉल्यूशन से। देखो फैक्ट्री में क्या निकलता है सर, फैक्ट्री जब प्रोडक्शन होता है, मशीनें चलती हैं, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वहां से क्या हो जाएगा आपका एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वाटर पॉल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा, बहुत बार आपको देखने को मिलता है जो केमिकल्स होते हैं ना उनको नदी नालों में क्या करते हैं, बहा देते हैं, उससे क्या हो जाएगा सर आपका वाटर पॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसे अलग अलग तरह के आप पॉल्यूशन देखने को मिल सकते हैं। आपके डंपिंग जो वेस्ट करते हैं आपके जमीन के अंदर डंप कर देते हैं, उससे आपका लैंड पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे आपके पॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएंगे आपके। तो आप किसी 2 पॉइंट को भी लिखोगे इनफ है, 2 ही नंबर का है, 2 पॉइंट लिख देंगे, बस इतना इनफ हमारे लिए है। बाकी आप इसको पढ़ोगे तो भी पता चल पाएगा। तीसरा देखो बोला है इज इट करेक्ट टू कंसिडर पॉल्यूशन एज अ पॉसिबल
कॉज फॉर वर्सनिंग ऑफ द करंट ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इस चीज को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखो यहाँ पर आपको बोला है ना कि क्या हो रहा है ना, कि देखो क्या ये कहना सही है कि जो पॉल्यूशन एक पॉसिबल कॉज है कि वर्सनिंग हमारा जो करंट ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी का एक जस्टिफाइबल कर रहा है इस स्टेटमेंट को आपका। तो आप इसको देखो कैसे समझा सकते हो, तो आप इसको सिंपल देखो। यहाँ पर हम लोग बात करें, देखो जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जब क्लाइमेट आपका चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा आपके ना पोल्यूशन से अफेक्ट होंगे, और उतने अपने आप को बचाने को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं आपके, जिससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तरह से सफरिंग को ज़्यादा अगर करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको सोशल डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। बोलेंगे क्यों, देखो जो अमीर हैं वो एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं अपने घर में एयर फ्रेश आने के लिए, जो गरीब वो तो नहीं कर सकते हैं आपके। तो जो सबसे सफ़र जो मोस्ट करेंगे आपके जो गरीब लोग वही करेंगे, और जाए उससे इनइक्वालिटी आपका बिल्कुल क्या होगा, आपका शो होगा। इनइक्वालिटी बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या होगी सर, देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे हम लोग आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमको देखो बोला है ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विथ सुटेबल सिंबल्स। पहला देखो बोला है पी में आपका द डैम इन द सतलज ब्यास रिवर बेसिन्स विच इज बीइंग यूज्ड फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। आपको ये बताना है कि सतलज ब्यास रिवर बेसिन जो डैम है जिसका हाइडल पावर प्रोडक्शन इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है वो कहाँ पर होगा मैप में। या तो आप पी बता दो, पी नहीं बताना है तो क्यू बता दो। इसमें क्या बोला है, द डैम इन दी महानदी बेसिन दैट, ठीक है, इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। तो एक नंबर का है पी या फिर क्यू, आपको दोनों में से कोई एक बताना है। ये फर्स्ट में आपका है। सेकंड में देखो 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर किसी 2 का देना है। एक मेजर सी पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका तमिलनाडु में, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पंजाब में। तो हम क्या करेंगे भाई, सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, सभी का हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, आंसर हम लोग दे देंगे। देखो पी का हम लोग आंसर के बारे में बात करें, इसमें सिंपली क्या बोला है आपका, सतलज ब्यास रिवर पे जो डैम है। देखो जब सतलज ब्यास रिवर के बारे में आप बात करते हो तो सतलज ब्यास रिवर पर जो डैम है वो कौन सा डैम आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सिंपल आपको मेंशन कर लेना है आपका वो कौन सा डैम हो जाएगा सर, भाखड़ा नांगल डैम हो जाएगा। कौन सा आपका यहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो सिंपली देखो ये आपको कहाँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाखड़ा नांगल डैम, है ना, भाखड़ा नांगल डैम हो जाएगा आपका। तो ये जो आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो सेकंड आपका बोला गया था, सेकंड का जो डैम हमको बोला गया है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, देखो वो हमको देखने को मिलेगा कहाँ पर आपके, तो हीराकुद में। कहाँ पर, तो वो हमें सर देखने को मिलेगा आपके हीराकुद में। ठीक है, देखो ये हमने मार्क कर लिया है। इसको थोड़ा ना मैप ऐसे करते हैं ताकि प्रॉपर अच्छे से हमको क्या हो पाए, तो सारे प्लेसेस ना हमें दिख पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सेकंड में बोला गया था आपका, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा सर, हीराकुड डैम क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो जो हीराकुड डैम आपका है वो क्या होगा आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, हीराकुड डैम आपको मिल जाएगा देखने को। ये किसका था आपका, क्यों का था। ठीक है, वो हमने कहाँ पर बात किया था, एक हमने यहाँ पर बात कर लिया आपके पी हमारा देखो हो चुका है, और क्यों हमने क्या किया है आपका देखा है। तो पी हमने देख लिया है आपका, क्यों आपका हमने क्या किया है देख लिया है, भाखड़ा नांगल डैम का। ठीक, इसमें से आपको देखो दोनों नहीं, आपको कोई क्या करने, एक बनाने हैं, और बाकी 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 3 में से आपको क्या करना है, कोई 2 ही आपको क्या करना है ना बताना है। जैसे अगर हम देखो पहले बात करेंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में जो एक सीपोर्ट आपको जिसके अंदर बात किया गया था आपका, वो सीपोर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो उस सीपोर्ट के बारे में ना जब आप बात करते हो तो वो सीपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको हल्दिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पर,
जो एक सी पोर्ट के बारे में बात किया गया था, जो फर्स्ट में था आपका, वो आपको मिल जाएगा देखने को हल्दिया में, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका। इसके अलावा सेकंड देखो आपको जो बोला गया है, ठीक है ना, सेकंड आपका वो क्या देखने को मिल जाएगा आपका, चेन्नई मीनलबक्कम, चेन्नई में आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें एयरपोर्ट के बारे में आपको देखो बात क्या, हम लोग फिर से एक बार उसको देख ही लेते हैं। देखो सेकंड में क्या बोला था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके चेन्नई में, तो चेन्नई में आपको, और एक तीसरा क्या है हमारा, पंजाब में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे चेन्नई के अंदर में, तो चेन्नई के अंदर में आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ पर, चेन्नई में। यहाँ पर देखो मेंशन आपका है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको चेन्नई के अंदर में देखने को मिलेगा सर, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है आपका, तो उस एयरपोर्ट का नाम आपका है मीनमबक्कम। क्या नाम आपका है, मीनमबक्कम। क्लियर है। और एक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, तो जो पंजाब वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर हमारा, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ताकि पंजाब हमें अच्छे से दिख पाए। चलो अब दिख रहा है हमको पंजाब अपना अच्छे से। देखो मैप थोड़ा बड़ा था इसलिए हमको एडजस्टमेंट में क्या आ रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी जैसे हम लोग मार्क करते चल रहे हैं, आप वैसे ही ना अपने मार्क कर लीजिएगा तो ज़्यादा क्या रहेगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपको ना मैप में देखने को मिल जाएगा आपका, वो कहाँ पर आपका है, तो अमृतसर में है। पंजाब में कहाँ पर सर, अमृतसर में। और अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है, इसका नाम आप लिख लेंगे राजा सांसरी श्री गुरु रामदास जी। क्या हो जाएगा आपका, राजा, है ना, एयरपोर्ट का नाम आपका है राजा संसी श्री, है ना, राजा संसी श्री गुरु, ठीक है, राजा संसी श्री गुरु रामदास जी, ये एयरपोर्ट का क्या है आपका नेम है। तो चलो क्लियर रखना है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, तो आज हम लोग सेशन को यहाँ पर एंड कर लेते हैं अपने। देखो इसमें हमने सिंपली क्या किया आपके, तो इसके अंदर हमने आपका, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को हमने एसएसटी के बहुत अच्छे से डिटेल में क्या किया है, कवर किया है। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपके सेक्शन सी जिसके अंदर आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, और सेक्शन डी जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स है, उससे हम लोग क्या करेंगे, आपके बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बाकी आई होप आपको आज का जो एनालिसिस हमारा डिस्कशन है सैंपल पेपर का, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। बाकी हम लोग सेशन को अपने एंड करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।